नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी ने सियासी दावपेच के बीच अब खेला गोत्र कार्ड। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार खत्म हो गया है। चुनावी दावपेच के बीच जय श्री राम का नारा लगाने वालों को घटिया बताने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया। मंगलवार को नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझसे पुरोहित ने पूछा कि आपका गोत्र क्या है। मैंने कहा मेरा गोत्र माँ माटी मानुष है, लेकिन आज जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि पर्सनल गोत्र शांडिल्य है, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरा गोत्र माँ माटी मानुष है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी से कह रहे हैं कि 30 में से 26 सीटें मिलेंगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया है बीजेपी ने। हमने जमीन पर लड़ाई लड़ी है, मैं नंदीग्राम को मॉडल नंदीग्राम बनाऊंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए दूसरे चरण के चुनाव में प्रचार अभियान मंगलवार शाम को खत्म हो गया। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 4 जिलों के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होने हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि इस चरण में 75,94,549 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे और 171 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। दूसरे चरण में 10,620 मतदान केंद्रों पर मतदान कराए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। टीएमसी ने की पीएम नरेंद्र मोदी की ईसी से शिकायत, बांग्लादेश दौरे पर जताई आपत्ति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव का दूसरा चरण आते आते सियासी घमासान और तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा राजनीति से प्रेरित था। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि 26 और 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश पहुंचे थे। चूंकि भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाने में अहम रोल निभाया था, इसलिए भारत की तरफ से आधिकारिक यात्रा का टीएमसी विरोध नहीं करती, लेकिन 27 तारीख को बांग्लादेश में वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का टीएमसी विरोध करती है। टीएमसी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश से मतवा समाज के लोगों को लुभाने की कोशिश की है। वहीं प्रधानमंत्री के मंदिर जाने पर भी टीएमसी ने सवाल उठाए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा आदेश, कहा अगले 15 दिनों में सभी सरकारी इमारतों पर फहराया जाए तिरंगा। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी सरकारी भवन और कार्यालय जो उनके अधिकार क्षेत्र में हैं उन पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाना चाहिए। उपराज्यपाल ने यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में सोमवार को निर्णय लेने के बाद जारी किया। इस बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डीसी एसपी को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके तुरंत बाद डिविजनल कमिश्नर ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य सरकारी विभागों के अध्यक्षों से अगले 15 दिनों के भीतर सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के संबंध में उपराज्यपाल के निर्देश को लागू करने के लिए कहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे का बयान, कहा लद्दाख में भारत ने नहीं खोई एक भी इंच जमीन। जी हां दोस्तों, इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारत ने चीन के साथ तनाव के दौरान अपनी कोई जमीन नहीं खोई है। उन्होंने कहा है कि भारत की सेनाएं जिन महत्वपूर्ण जगहों पर थी और भारत के पास जो जमीन पहले थी, भारत के पास वो जमीन अब भी है। उन्होंने कहा कि हम विवाद से पहले वाली स्थिति में आ चुके हैं। हालांकि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और चीन का कई मुद्दों पर तनाव है और ये समूचे LAC पर दिखता रहता है। उन्होंने कहा कि अभी दोनों सेनाएं पीछे भले ही हट गई हैं, लेकिन तनाव की वजह से नियमित गश्त शुरू नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब सरकार के रवैये से स्वास्थ्य मंत्रालय नाराज, टेस्टिंग नहीं बढ़ाए जाने पर लगाई फटकार।
जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बेकाबू रफ्तार के बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों में मामूली कमी देखने को मिली है। एक दिन में 56,211 नए मामले सामने आए, जबकि 271 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को कहा कि देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 5,40,720 हो गई है। यह 4% से ज्यादा है। मृत्यु की संख्या 1,62,000 हो गई है और कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 94% है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार के रवैये से स्वास्थ्य मंत्रालय काफी नाराज है। पंजाब में कोरोना की टेस्टिंग नहीं बढ़ाई जाने पर मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पंजाब की पॉजिटिविटी रेट लगभग 9% है। इसका मतलब यह है कि आप पर्याप्त संख्या में टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, आप उन्हें न तो चिन्हित कर पा रहे हैं और न ही आप उन्हें आइसोलेट कर पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वेस्टर्न रेलवे का बड़ा फैसला, अब यात्री रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे मोबाइल लैपटॉप। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए एक बुरी खबर है। वेस्टर्न जोन की ट्रेनों में अब रात में यात्री चार्जिंग पॉइंट की सुविधा नहीं मिलेगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट में बिजली की आपूर्ति बंद रहेगी। ऐसे में यात्री रात में अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकेंगे। ट्रेन में आग लगने की घटना को देखते हुए इंडियन रेलवे के वेस्टर्न जोन ने यह फैसला लिया है। इस फैसले से लाखों रेल यात्री प्रभावित होंगे। इस नियम से रात में यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। साथ ही ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल ब्लास्ट की आशंका भी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, 13 मार्च को दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लग गई थी। आग एक कोच में शुरू हुई और देखते ही देखते 7 कोच तक फैल गई। गनीमत यह रही कि आग की वजह से किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस घटना के बाद रेलवे ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें यह बात सामने आई कि चार्जिंग सॉकेट की वजह से रेल के डिब्बों में आग लगी होगी और जिसके बाद वेस्टर्न रेलवे ने यह फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नासिक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लागू हुआ अनोखा नियम, बाजार जाने पर घंटे के हिसाब से लगेंगे पैसे। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है। फरवरी और मार्च में कोविड-19 के दैनिक मामले और मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जॉब डराने लगी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। हालांकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में नासिक में लोग सीमित संख्या में बाजार जाएं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आसानी हो, इसके लिए नया नियम शुरू किया गया है। हर व्यक्ति को बाजार जाने पर प्रति व्यक्ति 5 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद हर शख्स को एक टिकट दिया जाएगा जो 1 घंटे के लिए मान्य होगा। रिपोर्ट के अनुसार 5 रुपए का टिकट लेने के बाद व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे के लिए ही बाजार में रह सकता है। अगर कोई भी शख्स इस घंटे से ज्यादा समय के लिए बाजार में रहता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यह शुल्क नासिक नगर निगम इकट्ठा करेगा और पुलिस नियम को सख्ती से लागू करवाने का काम करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरिद्वार कुंभ में जाने से पहले करवा लें यह काम, वरना नहीं होगी उत्तराखंड में एंट्री। जी हां दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है और मैदानी इलाकों में तेज गर्मी दस्तक दे चुकी है। इन दोनों की वजह से लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अगर आपने भी हरिद्वार कुंभ में नहाने या फिर ऋषिकेश में राफ्टिंग का प्लान बनाया है तो वहां जाने से पहले उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन जरूर पढ़ लें। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 12 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है और यह रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। जिन राज्यों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है उनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। गाइडलाइन में साफ कहा है कि RT-PCR रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मर्यादा भूले चाइनीज डिप्लोमेट ली यांग कनाडा के PM को अमेरिका के पीछे भागने वाला बताया कुत्ता।
जी हां दोस्तों, कनाडा और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच चीनी राजनयिक के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में महावाणिज्य के दूत ली यांग ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उन पर बवाल होना लाजमी है। ली यांग ने अपने बयान में कहा है कि ट्रूडो ने कनाडा को अमेरिका के पीछे पीछे भागने वाला कुत्ता बना दिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है। चीनी राजनयिक ली यांग ने दोनों देशों के बीच खराब होते रिश्तों के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुमने चीन और कनाडा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया और कनाडा को अमेरिका के पीछे पीछे दौड़ने वाले कुत्ते बना दिया। जानकारों का कहना है कि चीन में राजनयिकों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रहता है, इसलिए यांग का बयान निश्चित तौर पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार की सोच दर्शाता है। बिना राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुमति के किसी भी राजनयिक का इतना विवादास्पद बयान देना मुश्किल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। विदेश में रह रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी, ओसीआई कार्ड वालों को पुराना पासपोर्ट रखने से मिली छूट। जी हां दोस्तों, भारत के विदेशी नागरिकों का कार्ड रखने वाले भारतीय मूल या भारतीय समुदाय के लोगों को अब भारत जाने के लिए अपने पुराने पासपोर्ट साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय दूतावास ने केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना का जिक्र करते हुए सोमवार को बताया कि ओसीआई कार्ड के साथ पुराने पासपोर्ट रखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस घोषणा ने विदेशों में रह रहे भारतीयों की एक बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। दूतावास ने कहा है कि अब से पुराने पासपोर्ट संख्या वाले मौजूदा ओसीआई कार्ड के सहारे यात्रा करने वाले ओसीआई कार्ड धारक को पुराना पासपोर्ट साथ रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नया पासपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा। दूतावास ने बताया कि भारत सरकार ने 20 साल से कम और 50 साल से अधिक की आयु वाले कार्ड धारकों के लिए ओसीआई कार्ड पुनः जारी करने की समय सीमा और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिग बॉस फेम एजाज खान को एनसीबी ने ड्रग केस में हिरासत में लिया, कई ठिकानों पर छापेमारी। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान का नाम ड्रग संबंधित मामलों में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक्टर को हिरासत में लिया है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आया था। एजाज खान पर बटाटा गैंग का हिस्सा होने का आरोप है। एनसीबी की टीम एजाज के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, एनसीबी ने मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था और करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। शादाब बटाटा पर मुंबई की बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का आरोप है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स फिर 50,000 रुपए के पार बंद। बैंक, आईटी, मेटल, फार्मा शेयरों ने मचाया धमाल। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार जबरदस्त तेजी के साथ बंद हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद सेंसेक्स 1128 अंकों की बढ़त के साथ 50,000 के ऊपर 50,136.38 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी भी 2.3% यानी 338 अंकों की मजबूती के साथ 14,845 के स्तर पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं मौसम अपडेट्स। मार्च में ही चढ़ने लगा पारा, दिल्ली की गर्मी ने तोड़ा 76 साल का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, होली की खुशखुमारी उतरने के साथ ही मौसम का पारा चढ़ने लगा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मार्च में साल 1945 के बाद सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में प्रचंड गर्मी की लहर चल रही है, क्योंकि इस समय अधिकतम तापमान औसत से 8 डिग्री ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री होने पर तेज गर्मी की घोषणा कर दी जाती है, और यदि यह औसत से 6.4 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो इसे प्रचंड गर्मी माना जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं डीजल पेट्रोल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में आई गिरावट के बाद होली के अगले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आम आदमी को राहत देते हुए आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 22 पैसे और डीजल के दाम में 23 पैसे की गिरावट आई है। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 80 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली के दिन 800 रुपये सस्ता हुआ सोना, चांदी भी 900 रुपये तक टूटी। जी हाँ दोस्तों, आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। बीते कई हफ्तों से सोना 45,000 के इर्द गिर्द बना हुआ है, लेकिन अब भाव 44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के भी नीचे फिसल गए हैं। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते सोना 792 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 43,850 रुपये पर बंद हुआ। वहीं बात करें सोमवार को सोने का MCX वादा 44,000 के नीचे फिसल गया। इस दौरान सोने ने 43,320 रुपये प्रति 10 ग्राम का इंट्राडे लो भी छुआ। हालांकि MCX पर सोने के अप्रैल वायदा में 250 रुपये की हल्की मजबूती दिख रही है। हालांकि भाव अब भी 44,000 रुपये के नीचे ही है। एक नज़र अगर बीते हफ्ते पर डालें तो बीते हफ्ते सोमवार को सोना 44,905 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। तब से अब तक सोना 1,000 रुपये से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। वहीं बात करें चांदी की तो दोस्तों चांदी में भी खरीदारी का मौका बना हुआ है। चांदी में 646 रुपये प्रति किलोग्राम की कमजोरी आई है, जो आज भी जारी है। MCX पर चांदी का मई वायदा 300 रुपये की कमजोरी के साथ 63,880 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं बीते हफ्ते सोमवार को चांदी 66,331 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। हफ्ते भर में चांदी 2,200 रुपये से ज़्यादा टूट चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अप्रैल में 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, सही वक्त पर निपटा ले अकाउंट से जुड़ा हर काम, चूक गए तो होगी मुश्किल। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। इनकम टैक्स, बचत और बैंकिंग से जुड़े कई कामों में बदलाव होंगे। अप्रैल में अगर आपका कोई बैंकिंग से जुड़ा जरूरी काम है तो आपको थोड़ा पहले अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अप्रैल में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से ही उन छुट्टियों के बारे में जान ले ताकि आपका कोई काम अटके ना। तो दोस्तों 1 अप्रैल को बैंकों में खाताबंदी की वजह से कामकाज नहीं होगा। वहीं 2 तारीख को गुड फ्राइडे की छुट्टी है, 4 अप्रैल को रविवार है और 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम की जयंती है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है। वहीं 10 अप्रैल को दूसरा शनिवार और 11 अप्रैल को रविवार है। 13 अप्रैल को गुड़ी पड़वा और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। 15 अप्रैल हिमाचल दिवस, 16 अप्रैल बोहाग बिहू है, जबकि 18 अप्रैल को रविवार की छुट्टी रहेगी। रामनवमी के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे। 24 अप्रैल 14 शनिवार और 25 अप्रैल रविवार होने की वजह से बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फौजी को लेकर आया नया अपडेट, iOS प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हुआ गेम। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान का देसी PUBG माना जा रहा पहला बैटल गेम फौजी अब आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल हो गया है। एप्पल ऐप स्टोर से आईफोन यूजर्स इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी साल रिपब्लिक डे पर लॉन्च हुआ ये गेम उस वक्त सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल कराया गया था। वहीं अब वेबसाइट 91mobiles.com में प्रकाशित खबर के मुताबिक एप्पल फोन यूजर्स भी इस गेम का मजा ले सकते हैं। फियरलेस और यूनाइटेड गार्ड्स यानी फौजी लगभग PUBG की तरह का बैटल गेम है। इस गेम को बेंगलुरु बेस्ड कंपनी एनकोर गेम्स ने डेवलप किया है। PUBG बैन होते ही मौके पर चौका लगाते हुए बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने मेड इन इंडिया फौजी गेम को लॉन्च करने का ऐलान किया था। आपको बता दें दोस्तों, फौजी को हिंदी लैंग्वेज में भी लॉन्च किया गया है, जो PUBG से कई मामलों में अलग है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।